बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल वफ़ा के दीप, किस्त नंबर 90 एंड 20। भाई अगर आपको गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस होगी है तो मैं आ जाऊँ, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? शुजा लॉन में आकर बोला। रूहान और मनाल ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। आ जाएं भाई, अब अंदर सब बुला रहे हैं आपको। अब्बू ने फुरकान अंकल से बात कर लिया, वो राज़ी हैं। अब आप बताएं, मंगनी करनी है या निकाह? ये चलकर बता दें, अब्बू को जल्दी है से। अच्छा तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। रूहान मनाल को देखते हुए बोला। चलें ठीक है, आप यहाँ खड़े होकर हवाएं खाएं। चलो बहना तुम मेरे साथ। शुजा ने मनाल का हाथ पकड़ा और तेज़ी से इसको अंदर ले गया। रूहान इसको देखकर अरे अरे करता रह गया। ये शुजा ने पिटेगा मेरे हाथों से आज। इसको घर जाकर बताऊंगा अच्छे से। इसने सर पर हाथ फेरा और घर के अंदर चला गया। वो अंदर आया तो मनाल सोफे पर बैठी थी और इसके एक तरफ लाइबा बैठी और दूसरी तरफ हाजरा खातून। बोले फरजाना भाभी, मुझे इजाज़त है मनाल को ये अंगूठी पहनाने की। भाभी आप तो पूरी तैयारी से आई हैं, अब इनकार की कोई गुंजाइश ही बनती नहीं है। अब मनाल आपकी बेटी है, पूरी इजाज़त है आपको। फुरकान सिद्दीकी बोले। बहुत शुक्रिया भाई साहब, मनाल हमारी बेटी है और इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। कभी कोई शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह। ये बोलकर उन्होंने मनाल को अंगूठी पहना दी, इसके माथे पर प्यार किया। खुश रहने की दुआ देकर फरजाना बीबी को अपनी जगह बिठा कर खुद खड़ी हो गई थी। मनाल को जब फरजाना बीबी ने गले लगाया तो वो बिलक बिलक कर रोने लगी। तो फरजाना बीबी की आंखें भी नम हो गई थीं। लाइबा ने इनको अलग किया और मनाल को चुप कराने लगी। हाजरा खातून ने फरजाना बीबी के कंधे पर हाथ रखकर इनको तसल्ली दी थी। तभी फुरकान साहब ने मनाल के सर पर हाथ रखा तो मनाल ने इनको देखा और खड़ी होकर इनके गले लगकर एक बार फिर से रोने लगी। फुरकान साहब इसके सर पर हाथ रखकर इस तरह इसको चुप करा रहे थे और बार बार आंखें झपक कर अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे थे। इनको ऐसे देखा फ़िरोज़ अहमद आगे बढ़े और मनाल को आहिस्तगी से इनसे अलग किया और उसको कंधे से पकड़कर अपने सामने किया और बोला, जितना रोना है यहाँ सिद्दीकी हाउस में रो लो, क्योंकि मेरे घर तुम बहू नहीं बेटी बनकर आओगी और मुझे नहीं पसंद कि मेरी इतनी प्यारी बेटी ज़रा भी रोए। वैसे भी तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। और भाई की शर्ट बर्बाद करते हुए बीशजा ने टुकड़ा लगाया तो मनाल ने रोते रोते मुस्कुरा कर सामने देखा तो रूहान बड़ी गहरी नज़रों से इसको देख रहा था। मनाल ने बस एक नज़र इसको देखकर अपनी नज़रें झुका लीं, जबकि सब शुजा को बात का मतलब जानने के लिए इसको देख रहे थे। कुछ ख़ास नहीं, जब भी इन दोनों का सामना हुआ मेरी प्यारी सी बहन प्लस भाभी ने मेरे मासूम भाई से शर्ट पर कुछ ना कुछ कारनामा किया है। जैसे आज मेरे प्यारे भाभी को पिंक शर्ट का पहनना का शरफ हासिल हुआ है। ये सब मनाल की करामत है। जब भी शायर ने कहा है, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। शुजा ने शेर लहक लहक कर पढ़ा, जिस पर वो सब हंसने लगे और रूहान ने शुजा को घूर कर देखा, जिसकी इसने ज़रा फिक्र न की। जिस पर रूहान ने दिल ही दिल में शुजा को कहा, घर चल बेटा, फिर बताता हूँ। चलो ये बताओ अब हम अपनी बेटी को लेने कब आएँ? फ़िरोज़ अहमद ने मनाल को अपने साथ लगाकर फुरकान साहब से पूछा। मेरा ख्याल है अभी मंगनी ठीक है, अगले महीने निकाह कर लेते हैं और रुखसती मनाल के पेपरों के बाद कर लेंगे। क्यों, क्या ख्याल है? फुरकान साहब ने बोले। नहीं अंकल, निकाह के साथ ही रुखसती और पेपर बाद में दे सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। रूहान बेसब्री से बोला तो सब हंसने लगे। इसने फ़ौरन अपना सर झुका लिया। क्या हुआ जवान, सर क्यों झुका लिया? हम तो मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ। ये सब तो मैंने तुम्हारे बाप के कहने पर बोला है। मुझे बहुत खुशी है, मेरी मनाल की ज़िंदगी में आने वाला शख्स हिम्मत वाला है। उसको हम हर सर्दो गर्म से बचाने वाला है। इस तरह सर मत झुकाओ, कुछ गलत तो नहीं बोला तुमने? बस इस तरह मेरी मनाल का ख्याल रखना। वो इसके कंधे पर हाथ रख कर बोले तो इसने साबत में सर हिला दिया और फुरकान साहब के गले लग गया और फ़िरोज़ साहब को देखने लगा, जो इसको देखकर मुस्कुरा रहे थे। बस तय है, अगले महीने की 15 को हम अपनी मनाल बेटी को हमेशा के लिए अपने घर ले जाएंगे। फ़िरोज़ अहमद ने बोला तो मनाल वहाँ से चली गई। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे का वक़्त लाए, फरहान साहब बोले और रूहान की पीठ पर थपथपी दी। सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। रूहान की नज़रें मनाल को तलाश कर रही थी जब शुजा इसके पास आकर बोला, भाई ताज़ी बनी ससुराल में क्यों अपनी इज़्ज़त का फ़ालूदा करना चाहते हो? अपनी नज़रों को काबू करो। चली गई है वो, अब तुम भी अपने घर चलो शराफत से। वो अपने घर पर ज़ोर देकर बोला। रूहान ने इसको खा जाने वाली नज़रों से देखा तो शुजा डिठाई से हंसते हुए बाहर चला गया। तो रूहान ने अपना फ़ोन निकाला और मैसेज टाइप करने लगा। चलें बेटा, हाजरा खातून सबसे मिलकर इसको बोली। जी अम्मी, बस 1 मिनट आप चलें, गाड़ी में बैठे, मैं आता हूँ।
एक ज़रूरी कॉल करके फ़ोन लेकर एक तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो कॉल करके आया। जब तक सब गाड़ी में बैठे हुए थे, इसका वेट कर रहे थे। इसके लबों पर बड़ी जानदार सी मुस्कुराहट थी, जिसको देखकर लाइबा इसको छेड़ रही थी। इस तरह हंसते मुस्कुराते वो अपने घर आ गए थे। वो अभी कमरे में आई थी। वो बेड पर बैठी अपने हाथ में मौजूद अंगूठी को देख रही थी जब इसका फ़ोन बजा, जिस पर मेजर साहब कॉलिंग लिखा हुआ था। मनाल ने मुस्कुराते हुए कॉल पिक की। जी बोले। वो बोली, कहाँ चली गई तुम अचानक से? रोहान बेचैनी से बोला। सब शादी की बात कर रहे थे, अच्छा नहीं लगता था ना, तो रूम में आ गई। अच्छा क्यों अच्छा नहीं लगा? हम कोई चोरी कर रहे हैं जो किसी से डरें? बात डरने की नहीं है, बस अच्छा नहीं लगता कि शादी की बात हो रही हो और लड़कियां बेशर्मों की तरह वहाँ खड़ी रहें। ओ अब समझा, तो आप शर्मा कर चली गई थी? अच्छा तो आप शर्माती भी हैं? क्या बात है, ये तो बात चली पता चली है मुझे कि झल्ली लड़की शर्माती भी है। ये आप मुझे हमेशा झल्ली लड़की क्यों कहते हैं? आप बताएं ना ज़रा। वो मुंह फुलाकर बोली। इसी वजह से बोलता हूँ झल्ली लड़की। अब देखो कैसे मुंह बना रही हो। रोहान मुस्कुरा कर बोला। वो एकदम से सीधी होकर बैठी जो बात करते करते लेट गई थी। कहाँ है आप? कहाँ से देख रहे हैं मुझे? वो इधर उधर नज़रें दौड़ाकर बोली। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आंखों में। वो मखमूर लहजे में बोला। मुनाल का दिल जैसे धड़कना भूल गया था। इसके हाथों में पसीना आने लगा था। उसके हाथ सुन्न हो रहे थे। वो बिल्कुल खामोशी से रूहान को सुन रही थी। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई हो? बेहोश तो नहीं हो गई हो झल्ली लड़की? वो हंसते हुए बोला। आप बहुत ख़राब हैं, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। वो नरुठेपन से बोली। क्यों कोई बात नहीं करोगी? ऐसा क्या कर दिया मैंने? बस अपनी मोहब्बत का इजहार ही तो किया है, और कुछ गलत तो नहीं बोला ना? अच्छा बाबा सॉरी, अगर कुछ बुरा लगा है तो एक बात सुनो मेरी। वो मुख्तसर सा बोली। ये तुम इतना रोई क्यों थी? क्या तुम राज़ी नहीं हो अभी शादी के लिए? वो पूछने लगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, बस बाबा बहुत याद आ रहे थे, इस वजह से रोना आ गया। अगर आज बाबा होते तो बहुत खुश होते। वो अफसरदा सी बोली। ठीक है मनाल, वो अल्लाह की मर्ज़ी थी इनका तुमसे जुदा होना। मेरी दुआ है वो जन्नत में आला मकाम पाएंगे। अब से तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कभी कोई दुख ना मिले तुमको। हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूँगा, और वादा करता हूँ हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है, और बहुत प्यार करूँगा तुमसे। बस यही चाहता हूँ कि तुम कभी रोना मत। तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तुम्हारे आंसू जैसे मेरे दिल पर गिरते हैं, बहुत तकलीफ़ देते हैं मुझे। अब कभी मत रोना, बस हमेशा हंसती रहा करो। जाने रोहान। वो मोहब्बत से बोला। बोला करती हो वादा? बोलो करती हो वादा? जी अब नहीं रोऊंगी, वादा। मनाला अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली। चलो अब अपना ख्याल रखना, बहुत सारा मेरे लिए। जी आप भी, मनाल ने जवाब में कहा, और अल्लाह हाफिज़ बोलकर फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन को सीने से लगाकर बेड पर लेट गई। इसको बार बार रूहान को अपना ख्याल रखना और जान रूहान बोलना याद आ रहा था। इसने शर्मा कर अपना दुपट्टा मुंह पर रख लिया और गुनगुनाने लगी। मैं चली दिख प्यार की गली। ये आज क्या तमाशा हुआ है घर पर? मैं कुछ समझी नहीं इस सब का मतलब। भला अब्बू ने इतनी जल्दी ये सब क्यों तय कर दिया? किसी से कुछ पूछना बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? वो लोग पहली बार आए थे और अब्बू ने इनको ना सिर्फ हाँ की बल्कि शादी की डेट भी फिक्स कर दी। रमन गुस्से में आग बगूला हो रही थी। तुम्हें उसकी इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है? अच्छा है बला सर से उतरेगी। सालिया बेगम जले दिल से बोली। अम्मी मुझे इसकी फ़िक्र नहीं, बस मैं नहीं चाहती इसकी वहाँ शादी हो। चाहती तो मैं भी यही हूँ। कहाँ वो शानदार सा लड़का, और कहाँ ये मुंह फट बदतमीज़ सी, ना बोलने की तमीज़ ना पहनने ओढ़ने का सलीका। इसके साथ तो मेरी बेटी जचती है। मेरी तो कोशिश थी कि ये रिश्ता ना हो, पर तुम्हारे अब्बू ने पहले कभी सुनी है जो अब सुनते? इनको हमेशा से अपनी और मनाल प्यारी है, अपनी औलाद से भी ज़्यादा। वो हसद की आग में जल रही थी। अम्मी आप बेफ़िक्र रहें, अगर वो बंदा मेरा नसीब नहीं बन सका तो होना मैं इसका मनाल का भी नहीं दूंगी। मेरे पास ऐसा कुछ है जो सारी बाजी पलट देगा। बस आपको इस सब में मेरा साथ देना होगा। रमन खुद गर्जी से बोली। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये बताओ करना क्या और क्या है तुम्हारे पास? सालिया बेगम इसके पास बैठकर बोली। तो सुने, करना ये है। रमन इसको अपना प्लान बताने लगी, जिसको सुनकर सालिया बेगम की आंखों में अजीब सी चमक आई, और पूरी बात सुनकर वो कमीनगी से हंसने लगी। हेलो बिलाल, जो काम बोला था तुम्हें क्या बना इसका? वो फ़ोन पर बात करते हुए बोला, साथ ही अपनी शर्ट तब्दील करने लगा। जी हाँ बहुत से सारा काम हो गया, जैसे जैसे बोला था आपने। कल तक मैं वो और शाम सारा डाटा और सब रिपोर्ट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। बिलाल मस्करी से बोला। बिलाल कभी संजीदा भी हो जाया करो। हर वक्त का मजाक ये इतना ज़रूरी और सीरियस काम था और तुम इस तरह कर रहे हो।
रूहान बोला, भाई मेरा सारा काम हो गया तो बेफिक्र हो जाए, कोई शिकायत नहीं होगी तुझे इंशाल्लाह। बिलाल पूरे वसूख से बोला, इंशाल्लाह ऐसा ही हो, वरना तो सोचो मैं क्या करूँगा तेरे साथ। अब बस कर दे भाई धमकी देने की। और ये बात मेरी भाभी का क्या हाल है और कहाँ तक पहुँची तेरी कहानी, कुछ बात बनी या अभी तक तेरी गाड़ी रास्ते में है? वो हंसते हुए बोला, बात पक्की हो गई, अगले महीने की 15 को शादी है। रूहान ने बिलाल के सर पर बम फोड़ा और वो जो बड़ी तसल्ली से लेटा हुआ था एकदम उठ बैठा, जिसकी वजह से इसका सर बड़ी ज़ोर से सामने बैठे जहाज से टकराया जो उठने लग रहा था। ओए तेरी मार गए। दोनों एक दूसरे से बेख्तियार बोले, क्या हो गया, अंधे हो गया जो मुझे बेचारे का सर फाड़ दिया है क्या? फ़ोन पर तुझे कहीं हमले की खबर मिल गई है जो ऐसे बाल हो रहा है, होश हवास गुम हो गए हैं तेरे। मैं मासूम मिला था तुझे, अभी बताता हूँ तुझे। तू सब्र कर जाहिद, इसको मारने के लिए लपका, एक हाथ से अपना सर सहलाने लगा। ओए रुक जा मनहूस, खबर ही ऐसी है, तू सुनेगा तो तुझे भी ऐसा ही शौक लगेगा। खबर ही ऐसी है, कहीं पर हमले से बढ़कर सुन क्या ये बोल रहा है। बिलाल ने जाहिद का हाथ पकड़कर इसको अपने साथ बिठाया और फ़ोन स्पीकर पर करवा दिया। अब बोल शहजादे, क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था अगले महीने की 15 को मेरी शादी तय हो गई और जितना जल्दी हो सके सारे काम निपटा कर यहीं पहुंचो तुम तीनों। क्या क्या किसकी शादी तय हुई है और किस पूरी तफसील बता। एहतशाम को अपनी बीवी से बात करने में मगन था। रूहान की आवाज़ सुनकर जल्दी से अपना फ़ोन बंद करके बिलाल के पास आकर बैठते हुए बोला, एक बार बोला तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा? मेरी शादी और किसकी? रूहान चिढ़ कर बोला था। अच्छा तेरी शादी और किससे ये बताएगा? एहतशाम तेज़ी से बोला, मनाल से। और किससे? रूहान ने तसल्ली से जवाब दिया, क्या मनाल से? कब कैसे हुआ ये? कौन सा मंत्र पड़ा है जो वो मान गई और इसके घर वाले भी? बिलाल की हैरत कम होने को नहीं आ रही थी। कोई मंत्र नहीं पड़ा, बस हुआ ये कि वो इनको सारी बात बताने लगा। जैसे जैसे सुनते गए इनके चेहरे के तासुरात बदलते गए। वो बिना पलके झमकाए इसकी बात सुन रहे थे। अब तू गया काम से मेजर रूहान, वो मिस पटाखा तेरी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी तुझे अपने इशारों पर नचाएगी। सबसे पहले होश बिलाल को आया था और इसकी बात सुनकर एहतशाम की हंसी निकल गई। अब एक बार तुमने अगर मनाल को कुछ उल्टा बोला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तुम सबका। रूहान मिस पटाखा सुनकर बोला और जल्दी पर तेल का काम एहतशाम की हंसी ने किया। अच्छा हमारी तौबा, हम कुछ नहीं बोलते। वो अब हमारे प्यारे दोस्त की शरीक हयात बनने वाली है तो हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त है। हम इनकी जी जान से इज़्ज़त करते हैं। भाभी है वो हमारी। एक बात है वो मिस पटाखा। वो तीनों बेवक्त वक्त बोले और फ़ोन काट दिया। जैसे डर हो के रूहान फ़ोन से निकल कर मारेगा। अब आएगा मज़ा, आया मेजर रूहान मिस पटाखा के कब्ज़े में। जिसको कोई सीधा ना करे इसको इश्क कर देता है। ये बोलकर वो हाथ पर हाथ मारकर वो तीनों एक दूसरे को देखकर बेतहाशा हंसने लगे थे। इधर रूहान फ़ोन बंद करके इसको ऐसे घूर रहा था जैसे वो फ़ोन से ही इन तीनों का गला घोंट देगा। बाज नहीं आए कोई नहीं आना, कोई तुम लोगों ने मेरे पास है ना? फिर बताऊंगा तुम सबको। वैसे बोल तो सही रहे थे, है तो मिस पटाखा। रूहान इसकी पहली और दूसरी मुलाकात याद करते हुए सोचने लगा। मनाल का शर्माया रूप इसकी नज़रों के सामने लहराया और बेड पर चित लेट गया। झल्ली लड़की बोलकर इसने आंखें बंद कर लीं कि लबों पर मुस्कुराहट थी जो मनाल को याद करके इसके होंठों का अहाता कर लेती थी। भाड़ में जा भाई, मैं अंदर आ जाऊं? शुजा ने दरवाज़ा नॉक करके पूछा। वो हल्का सा दरवाज़ा खोलकर अंदर देखते हुए बोला, आ जाओ। वो सीधा होकर बैठते हुए बोला और दिल में सोचने लगा कि बेटा तू आ गया है, खुद अब बताता हूँ तुझे तो। ओह मुझे लगता है मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, मैं चला जाता हूँ, फिर आ जाऊँगा। वो रहान के हाथ में फ़ोन देखकर बोला, नहीं नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं किया। क्या, मैं तो बिलाल से बात कर रहा था। अच्छा ठीक है, मैंने कब कहा कि आप मनाल से बात कर रहे थे? शुजा दांत निकाल कर बोला, एक बात तो मेरे भाई, आज बड़ी हंसी आ रही है तुझे, खैर तो है? वहाँ मनाल के घर भी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा भी क्या लतीफ़ा पड़ा था मेरे मुंह पर जो तुमसे हंसी रोकना नहीं रुक रही थी? भाई लतीफ़ा आपके मुंह पर नहीं था, वो शर्ट थी पिंक कलर की जो आप हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे, आज खुद पहनी पड़ गई थी। और आपस की बात है कि मुझे तो वो शर्ट लगती भी लेडीज़ की है। हमवराजदार अंदाज में बोला। रूहान ने इसकी गर्दन में अपना बाजू डालकर इसको अपने करीब किया। लेडीज़ शर्ट तुझे बड़ा पता है, अभी बताता हूँ तुझे तो। हाय मेरे अल्लाह, बचा ले मेरे भाई के तशद्दुद से, ये तो पूरा दीवाना हो गया है।
कभी छोटे भाई की गर्दन मरोड़ता है, कभी पिंक शर्ट पहनता है। हाय ये क्या क्या दिन दिखाएगा। मैं बताऊंगा अम्मी अब्बू को मुझ मासूम पर कितना जुल्म होता है। शुजा दुहाइयाँ दे रहा कर बोला, अबे चुप कर, क्या लड़कियों की तरह चीख रहा है। मर्द बन, ऐसे जैसे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हों। इतना तो मासूम, जा दफ़ा हो जा यहाँ से। रूहान शुजा की गर्दन छोड़ते हुए बोला, जा रहा हूँ, पता है मुझे अब कहाँ से बर्दाश्त होता हूँ मेरा वजूद आपको इस कमरे में। अब तो आप यहाँ और उसको देखना चाहते हैं जिसकी कभी चूड़ियाँ खनकने की, कभी पायल की आवाज़ आएगी और रेड दुपट्टा हवा में लहराए और पिंक शर्ट आपको गिफ्ट दी जाए। आखिरी बात बोलकर वो तेज़ी से बाहर निकल भाग गया था। रूहान ने कुशन वापस अपनी गोद में रख लिया जो इसने शुजा को मारने के लिए उठाया था। वो एक बार फिर अपने फ़ोन में लग गया था और अब की बार वो किसी को फ़ोन नहीं कर रहा था बल्कि वो अपने फ़ोन में मनाल के नंबर के आगे मनाल हटाकर जाने रूहान लिख रहा था। इधर मनाल ने भी मेजर साहब से माई लाइफ ऑनलाइन में बदल दिया था। इस घर के दूसरे कमरे में इन दोनों की खुशियां मलमेट करने की तैयारियां भी हो रही थी जारी है।